नमस्कार दोस्तों, मैं सुंदर जांगड़ा मैथ बाय सुंदर जांगड़ा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 में एक प्रमेयिका है जिसका नाम है अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका। एक बार पीछे जो हमने वीडियो की है उन पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। वीडियो पीछे की थी हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे और उसकी मदद से हमने कैसे HCF फाइंड किया था। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका से हम कैसे HCF और LCM दोनों कैसे फाइंड करेंगे वो देखेंगे। अभी के लिए हम देखते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका क्या होती है। अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका को देखने से पहले हम लोग सबसे पहले कुछ नंबर्स के बारे में बात करेंगे। वो नंबर्स हैं अभाज्य गुणन अभाज्य नंबर, ठीक है। अभाज्य नंबर और भाज्य नंबर वो होते क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं भाज्य नंबर और अभाज्य नंबर। अभाज्य नंबर वो होते हैं जो एक तो खुद से और एक से भाग हो और तीसरी संख्या से भाग ना हो, ठीक है। और जो संख्या खुद से और एक से भाग हो वो और तीसरी संख्या से भाग ना हो वो संख्या हमारी अभाज्य संख्या होगी। और जिन संख्याओं का हम दो या दो से अधिक संख्या से भाग दे सके वो संख्याएं हमारी भाज्य होंगी, ठीक है। तो भाज्य अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा हमने, होती क्या है देख लेते हैं एक बार। अभाज्य संख्याएं, आइए एक बार हम इस बोर्ड पे देखते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। यहाँ पे देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्या जो खुद से और एक से भाग हो और किसी तीसरी संख्या से भाग ना हो। जैसे कि हमारे पास 2 है, हम 2 को केवल 1 से और 2 से ही भाग दे सकते हैं। तीसरी ऐसी कोई संख्या नहीं जिसको हम 2 से भाग दे सकें, इसलिए 2 हमारे पास क्या है, एक अभाज्य संख्या। ऐसे देखिए तो 3 को हम 1 से और 3 खुद से भाग दे सकते हैं। इसके अलावा कोई तीसरी संख्या ही नहीं है जिसको हम इससे भाग दे सकें और पूरा पूरा भाग चला जाए, ठीक है। और इसके बाद हो गई 5, ऐसे ही 7, 11 और इसके बाद 19 और इससे पहले 17 और फिर 19 और ऐसे ही हमारी अनंत तक वो संख्याएं चलती जाएंगी, ठीक है। इसी तरह हम भाज्य संख्याओं के बारे में बात करें। भाज्य वो संख्या होती है जिसके अभाज्य गुणनखंड 3 या 3 से अधिक हो। जैसे कि मेरे पास कोई संख्या है, मेरे कहने का मतलब भाज्य वो संख्याएं जो खुद से और एक से तो भाज्य होंगी और एक तीसरी संख्या और भी होगी जिससे वो भाज्य होगी। अगर वो तीसरी संख्या से भाज्य है तो मतलब वो भाज्य संख्या है। तीसरी संख्या का दो संख्याओं का है जिसमें उनका पूरा पूरा भाग जाएगा और तीसरी संख्या भी हमारे पास होगी जिसका उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ही वो संख्या हमारी क्या होगी, भाज्य होगी। देख लेते हैं एक बार, यहाँ पे इसमें बच गया 4। तो 4 को देखो दोस्तों हम 1 से भी भाग दे सकते हैं और 4 को हम 2 से भी और 4 को खुद 4 से भी भाग दे सकते हैं। यहाँ पे तीनों संख्याएं होगी जिनको हम 4 से भाग दे सकते हैं। मतलब ये संख्याएं हमारी कैसी होगी, भाज्य संख्याएं हो गई। इसी तरह 6 हो गया, इसी तरह 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया, 12 हो गया, ऐसे भी ये चलती जाएंगी। अभी हमने पढ़ा है क्या, अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। इन दोनों का जिक्र हम इस आधारभूत अंकगणित की आधारभूत प्रमेय में करेंगे। एक बार हम इसकी परिभाषा को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न जो है उनको सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, ये होती क्या है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। तो इसमें लिखा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, मैंने पढ़ाया है अभी भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये वाली, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये जो भाज्य संख्या है को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल में, मतलब भाज्य संख्याओं को ऐसे टुकड़ों में हम डिवाइड कर लेंगे और उनको ऐसे कौन से टुकड़े, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, मतलब उनको भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं में तोड़ लेंगे और उन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, इसका यही मतलब है, गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। अब इससे आगे देखेंगे, तथा वह गुणनखंडन
अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक नंबर है 210, कोई भी एक नंबर उठा लो जो भाज्य है, ठीक है। अब इसका हम अभाज्य से गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे इसके। तो सबसे पहले भाग जाएगा किस पे? 2 पे, 2 एकम 2, 0 और 5। अब 5 और 1 6, इसका 3 पे चल जाएगा, 3 दूनी 6, 3 3 9, 1 3 पंजे 15। अब इसका 5 पे चल जाएगा, 5 से पूरा पूरा भाज्य है तो ये होगा 7 और ये 7 और ये 1। मतलब 210 को हम लोग 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 और गुणा 1 इस रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 1। हाँ, हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, 7 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 1। इनको नंबर्स, इनके जो अभाज्य गुणनखंड के क्रम को हम अदल बदल कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब तो वही होगा ना। इन सभी का गुणा करेंगे तो आएगा तो 210 ही ना, है ना। तो इन नंबर्स को हम ऐसे ना लिख के हमने एक नियम बनाया है इस नंबर को लिखने का, और वो नियम क्या है कि हम बढ़ते क्रम में इन नंबर्स को लिखेंगे। जैसे कि सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे हम इन अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड को लिखेंगे। तो यहाँ से हमने इसका सही तरीका लिखने का हमारे पास ये है। लिख तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन सही तरीका हमारे पास ये है, ठीक है। ये बात कह रहा है कि उनका अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब अगर देखा जाए तो इंग्लिश में कहते हैं यूनिक, जो अपने आप में एक यूनिक हो। तो ये नंबर एक अपने आप में यूनिक है, चाहे इस नंबर को ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, चाहे कैसे भी लिख लो, ठीक है, लेकिन होंगे उसमें यही गुणनखंड। तो इसका मतलब समझ में आया ना आपको। तो यहाँ पे 210 के अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं वो अपने आप में एक यूनिक होते हैं। समझ में आई ये बात? ठीक है। अब अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का हमने समझी पूरी। एक बार फिर से इसका समझते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, मतलब हमारे पास कोई भी एक भाज्य संख्या है, हमारे पास कोई भी एक भाज्य संख्या है, उस अभाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। तो ये लिखा रखा है, इसमें व्यक्त किया जाता है तथा वह गुणनखंडन और उस गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम, इन क्रमों के बिना अद्वितीय होता है। तो मतलब इनको हम एक यूनिक नंबर के रूप में लिख सकते हैं। बात आई समझ में? अब इस अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका से संबंधित कुछ क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो प्रश्नावली 1.2 का हमारे पास प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 कुछ इसी पे बेसिस है। बाकी तो है तो इसी पे बेसिस, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, उनको थोड़ा अलग देखेंगे। एक बार हम प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं, फिर 2 को, ऐसे करके हम एक एक प्रश्न को हल करते चलेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली 1.2 का। आइए अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1 के कुछ भाग हैं। और प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है कि इन संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखिए। तो लिख देते हैं एक बार इनको, हमने ये पहले भी सीख रखा है, ठीक है। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। ये प्रश्न नंबर हमारा 1 है, ठीक। तो इसके 140 के अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से इसको भाग देंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारे पास 2 है, तो सबसे पहले 2 लेंगे। 2 पे ये 70 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। अब फिर से इसको 2 से, जब तक भाग हो छोटी संख्या से तब तक छोटी संख्या से ही भाग देंगे, छोटी अभाज्य संख्या से। तो इसको फिर से 2 से भाग हो रहा, तो ये कितने पे होगा? 35 पे। अब 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा। अब उसके बाद 5 छोटी अभाज्य संख्या है, तो 5 से देंगे और ये होगा 7 पे। और 7 तो हमारे पास खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो ये हमारे 1 पे चढ़ जाएगा।
यहाँ तक सबको समझ में आया? ठीक है, अब हम लिखेंगे 140 के अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं? 140 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास ये हैं, ठीक है। और इन गुणनखंडों को, इनके गुणनखंडों के गुणनफल, ये हमारे पास गुणनखंड हो गए, और इनके गुणनफल के रूप में हम लिख देंगे, मतलब इन सभी का हम गुणा करके लिख देंगे, ठीक है। तो इन सभी का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, ऐसे हम इनको लिख देंगे। और देखो यहाँ पे दो बार गुणा हो रहा है, उसका मतलब ये हो गया ना कि वो उसकी पावर उतनी बार होगी, मतलब 2 अगर 2 बार है तो मतलब 2 की पावर 2 ही होगा ना, 2 की घात 2। तो इसे हम ऐसे भी लिख देंगे, ये यहाँ से हटा करके इसकी घात 2 कर देंगे। बात आई समझ में? यहाँ तक सबको समझ में आया? तो इसी तरह हम अगले वाला भाग करेंगे। यहाँ से 156 के बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड, तो बनेंगे क्या? 156। छोटे छोटे ये, इनको थोड़ा जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं। तो इसके 56 के बढ़ेंगे तो 2 पे भाग होगा, तो 2 से जाएगा 2 7 14, 2 8 16, फिर से 2 पे जाएगा 2 3 6 और 2 9 18, 9 और 3 12, 3 पे जाएगा 3 और ये 13, अब ये 13 पे जाएगा ये 1, ठीक है। अब इनको 156 को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के गुणनफल, तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड कौन से हो गए? ये, और इनके गुणनफल के रूप में हम लिख लेंगे। तो ये होगा हमारे पास 2, मैंने कहा था जो नंबर जितनी बार आए उसकी पावर उतनी ही बार कर देंगे, तो 2 हमारे पास 2 बार है, तो मतलब 2 की पावर 2 गुणा में 3 गुणा में 13 और गुणा में 1। यहाँ तक सबको समझ में आया? इसी तरह हम अगले वाला, अब यहाँ से हम लोग इसको भी कर लेंगे। तो इसको करेंगे तो इसको कैसे करेंगे? 38 25, ये भाग होगा कितने पे? 3 पे, 3 पे होगा तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 पंजू 15। अब फिर से 3 पे होगा, ये 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब ये 5 पे होगा, 5 पे होगा तो 5 8 40 और 5 5 25, फिर से 5 पे होगा ये, तो कितने होगा? 5 एकम 5 और 5 7 35। अब ये कितने पे होगा? 17 पे होगा, 1 पे, 5 एकम 5 और 3 और 5 7 35, ठीक है। अब इसको हम, इसके गुणनखंड ये हो गए, इनके गुणा के रूप में हम इसको लिख लेंगे। तो इसको लिखेंगे कैसे? लिखेंगे ऐसे कि 38 और 25 को हम लिख लेंगे 3 गुणा 3, या 3 2 पर आ गया तो मतलब ये हो गया 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 और गुणा 17 और गुणा 1। इनको हम ऐसे लिख लेंगे। इसी तरह हम देखते हैं 4th भाग इसका, तो यहाँ पे हम करेंगे इसको भी 74 और ये 29। सबसे पहले इस पे डिवाइड होगा, ये किस पे? 17 पे डिवाइड होगा इस डायरेक्ट, तो 17 पे डिवाइड होगा तो 17 चौके 68, 4 पे हो गया, 68 में से ये कितने बच गया? 6 62, 17 3 51, 51 पे हो गया, और ये कितना हो गया? 119, 17 3 51 11 और 119, 17 7 119 हो गया। अब ये कितने पे होगा? 19 पे, ये हो जाएगा 19 पे डिवाइड होगा, 19 दूणे 38, 38 और ये कितना बच गया? 5 और 7 19 3 57। अब ये 19 पे जाएगा पूरा, सॉरी 23 पे जाएगा पूरा, 23 तो खुद ही अपने आप में क्या है? 23 यहाँ पे खुद ही अपने आप में क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, तो मतलब 23 का तो 23 पे जाएगा, ठीक है। अब इनको भी हम ऐसे रूप में लिख लेंगे, तो ये होगा 74 और ये 29 को हम लिखेंगे 17 गुणा 19 गुणा 23 और गुणा 1। ऐसे हमने इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ के और उन गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में इन संख्याओं को हमने लिख दिया है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, और हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 को देखने से पहले एक बार हम नज़र इस फॉर्मूले पर डाल लेते हैं। ये फॉर्मूला क्या है?
ये फॉर्मूला है दो संख्याओं का गुणनफल और वो बराबर किसके होता है, HCF गुणा LCM। कौन सी दो संख्या, वो दो संख्या जो हमें सवाल में दिए होंगे कि जिन दो संख्याओं का हम HCF और LCM निकालेंगे उन्हीं दो संख्याओं का गुणा उनके HCF और उनके LCM के बराबर होगा। आइए इसको सवाल से समझते हैं, इस वाले प्रश्न से समझते हैं कि इसका हम यूज कैसे करेंगे। यहाँ पे इसका यूज ऐसे करेंगे कि इन दो संख्याओं का, कौन सी दो संख्याओं का, एक तो इस 26 का और एक 91 का, इन दोनों का HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड की विधि से। उसके बाद इन दोनों संख्याओं का गुणा वो बराबर होगा इन दोनों संख्याओं के HCF और उनके गुणा के LCM के बराबर होगा। समझ में आई है मेरी ये बात। अब हम कर लेते हैं इसको, इनके गुणनखंड करेंगे फिर उनका HCF और LCM निकालेंगे। ठीक है, तो ये करते हैं पहला 26 का निकालेंगे, 2 पे होगा, ये 13 पे होगा, ये फिर 13 पे होगा, ये 1 पे होगा। 91 का निकालेंगे, ये कितने पे होगा, ये 7 पे होगा, ये 13 पे होगा, ये 13 पे होगा, ये 1 पे होगा। समझ में आई यहाँ तक बात। अब इसके बाद हम इनके 26 के गुणनखंड लिख लेंगे और 91 के गुणनखंड लिख लेंगे। तो लिखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 26 के गुणनखंड लिखेंगे वो क्या होंगे हमारे पास, 2 गुणा 13। ठीक है, अब हम 91 के लिख लेते हैं। तो ये होगा हमारे पास 91 के होंगे 7 गुणा 13। ठीक है, यहाँ से हम निकाल लेंगे HCF कैसे निकाल लेंगे, ये बात एक बार ध्यान रखना। HCF निकालेंगे तो दोनों संख्याओं में जो संख्या कॉमन है, जो संख्या उभयनिष्ठ है दोनों के गुणनखंड में, उनमें सबसे छोटी घात किसकी है वो लेंगे। तो कॉमन क्या है, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, दोनों की घात एक ही है। तो यहाँ पे हमारा HCF कितना हो जाएगा, 13, यहाँ पे हमारा HCF हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम HCF 13। LCM देखते हैं। LCM में आना हमारा यहाँ पे क्या होगा, LCM होगा हमारा इन गुणनखंडों में जो गुणनखंड कॉमन है उनमें सबसे बड़ी घात किसकी है वो एक बार लिखेंगे और जो बच गई संख्या उसको हम एज इट इज लिख देंगे। मतलब यहाँ पे 13 कॉमन है तो 13 की घात सबसे बड़ी क्या है, 1, तो 13 लिख लेंगे एक बार और गुणा में 2 और गुणा में 7, जो संख्या बच गई उनको एक बार लिख देंगे। अब यहाँ पे LCM होगा इसका 182। ठीक है, 7 दूनी 14 और 169 प्लस 13। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले की मदद से हम HCF गुणा LCM और वो बराबर होगा किनके, दो संख्याओं के गुणनफल। कौन सी दो संख्या, एक तो हमारी ये और एक ये। लिख लेते हैं यहाँ पे, इसकी जांच करेंगे इसी फॉर्मूले से। इसकी जांच कैसे करेंगे कि हमारे पास वो दो नंबर, उन दो नंबर्स का मल्टीपल किसके बराबर होगा, उन्हीं दो नंबर के HCF और LCM के गुणा के बराबर होगा। अगर वो गुणा हमारा बराबर आ रहा है तो मतलब हमारा वो HCF और LCM सही है, अगर वो बराबर नहीं आ रहा तो मतलब हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर की है, कहीं ना कहीं गलती की है। चलिए देखते हैं अब इसको हम। तो ये होगा हमारे पास क्या, इसका हम जांच करेंगे तो 26 गुणा 91, 26 गुणा 91 और वो बराबर किसके होगा, वो बराबर होगा 182 गुणा 13। 26 को 91 से गुणा एक बार हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। 6 3 18, 1 3 दूनी 6 और 1 7 और सॉरी 26 गुणा 91, मैंने 13 से गुणा कर दिया इसको, तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 और ये 2 गुणा 6 में 54 4 और ये 5 और 9 दूनी 18 और 5 23 6 6 और ये 23 66, इसका क्या होगा, गुणा होगा। अब चेक कर लेना, यहाँ पे 182 गुणा 13 में कितना होगा, 23 66 ही होगा। बात आई समझ में। इसको ऐसे प्रश्न को पूरे कंप्लीट
तरीके से इसको हल किया हमने। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के भाग 2 की तरफ, और वो करेंगे कैसे, वो करेंगे कुछ ऐसे कि सेम इसी तरीके से करना है, और करेंगे हम 510 के अभाज्य गुणनखंड। क्या होंगे 510 के अभाज्य गुणनखंड? सबसे पहले 2 पे भाग होगा, 2 दूणे 4, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। अब ये कितने पे होगा? 5 और 5 10 2 12, 3 पे होगा, 3 8 24, 3 पंजे। अब ये 5 पे होगा, सॉरी 8 और 3 8 और 5 13। अब ये 5 पे होगा 17। अब ये डायरेक्ट 17 पे हो जाएगा 1। इसी तरह 92 कर लेंगे। 92 करेंगे तो क्या होगा? 2 से होगा, 2 चौके 8, 2 छके 12, फिर से होगा 2 चौके 8 और 2 छके 12। अब ये हो जाएगा 2 और ये 3। अब ये 23 पे होगा 1। इसी तरह से हम इसके भी गुणनखंड लिख लेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 510, जो कि उसके गुणनखंड क्या है हमारे पास? उसके गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 5 और गुणा 17। ठीक है, और हम 92 के भी लिख लेंगे। 92 के गुणनखंड क्या है हमारे पास? 2 2 2 बार है, तो मतलब 2 की घात 2 होगा, है ना। तो हम वो लिख लेंगे 2 की घात 2 गुणा 23। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो HCF क्या होगा हमारे पास? HCF होगा इन दोनों गुणनखंडों में से जो कॉमन है वो देख लेते हैं। क्या कॉमन है हमारे पास? 2 कॉमन है, यहाँ पे ये 2 कॉमन है। अब इन 2 में से सबसे छोटी घात किसकी है? वही हमारा HCF होगा। तो 2 सबसे छोटी घात कौन सी है? 2 की घात 1, तो 2 हमारा क्या होगा? HCF। बात आई समझ में? अगर यहाँ तक समझ में आई तो हम इसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या होगा? जो हमारे पास कॉमन है उसमें सबसे बड़ी घात ले लेंगे। अब सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की घात 2 गुणा, और जो बच गई संख्याएं उनको एक एक बार लिख लेंगे। तो 3 बच गई, 5 बच गई, 17 बच गई और 23 बच गई। 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। यहाँ तक बात सभी को समझ में आई? ठीक है, इसका गुणा कर लेंगे। कितना होगा? 5 चौके 20, तो ये 60। 60 को 17 से किया, 6 7 42, 2 4 और 6 और 4 10 0। 10 20 को 23 से कर लेंगे हम लोग। एक बार फिर से कर लें। 5 चौके 20, 20 दिए 60 और 17 छक्के 17 छक्के 6 7 42, 2 4 102। ठीक है, और लास्ट में वो 0 हो गया। अब 102 को हम कर लेंगे कितने? 23 से। 3 दूने 6 0 3 2 दूने 4 2 2 दूने 4 0 और 2। ये होगा 6 4 23 23 23 460। इसका क्या होगा? एलसीएम होगा। ठीक है, अब इसकी जांच कर लेंगे हम। 2 संख्याओं का गुणनफल। तो 2 संख्याओं का गुणनफल क्या होगा हमारे पास? वो 2 संख्याएं कौन सी होंगी? 510 और 92। तो लिख लेंगे 510 गुणा 92, और वो बराबर किसके होगा? वो बराबर होगा इन 2 संख्याओं के HCF और LCM के गुणा के बराबर। मतलब वो होगा 2 गुणा 23 460 के बराबर होगा। ये हमने लिख दिया। अब इसका गुणा कर लेंगे। तो गुणा आप खुद कर लेना इसका, मैं इसका कर देता हूँ। ठीक है, तो ये होगा हमारा 0 2 9 6 4। आप गुणा कर लेना, सेम ही गुणा होगा। ठीक है, ये होगा हमारा 46 920। चेक कर लेना आप, यही गुणा होगा इसका। ठीक है, ऐसे हम इन क्वेश्चन को करना है। अब देखते हैं भाग नंबर 3 को। भाग नंबर 3 को देखे हैं और इसको सेम एज इट इज तरीके से करना है। मतलब 336 के गुणनखंड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अट्ठे 16। अब फिर से 2 से डिवाइड होगा। 2 अट्ठे 16 और 4। फिर से 2 से डिवाइड होगा। 4 और
तो फिर से 2 से डिवाइड होगा, ये 2 और 1, अब ये 3 से डिवाइड होगा, ये कितना होगा 7, अब ये 7 से डिवाइड होगा, ये 1। अब इसी तरह 54 को कर लेंगे, 54 को करेंगे तो क्या होगा हमारे पास 2 पे जाएगा 27 पे, अब ये 3 पे जाएगा 9 पे, फिर से 3 पे गया 3 पे, फिर से 3 पे गया 1 पे। अब इनके गुणनखंड लिख लेते हैं हम, तो यहाँ पे लिखेंगे 336 के गुणनखंड होंगे हमारे पास क्या 336 के होंगे 1 2 3 4, मतलब 2 की घात 4। जितने जो नंबर जितनी बार गुणा है उसको उतनी की घात लिख देंगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ 2 कितनी बार है 4 बार, तो मतलब 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7, ठीक है। और यहाँ से क्या लिख लेंगे हम 54 को, 54 क्या होगा हमारे पास 2 गुणा 3 की घात 3 गुणा 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ से आगे हम क्या निकालेंगे, इन दोनों गुणनखंडों की मदद से HCF और LCM निकालेंगे। और यहाँ पे इनका HCF क्या होगा हमारे पास देख लेते हैं। HCF होगा हमारे पास, देखो यहाँ पे कॉमन क्या है हमारे पास, यहाँ पे कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन है 2 और कॉमन है 3, ठीक है। 2 और 2 की घात 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। अब 2 में सबसे छोटी घात कौन सी है, 2 की घात 1, तो मतलब यहाँ पे हम लिख लेंगे 2, ठीक है। और 3 में सबसे छोटी घात कौन सी है, 3 में हमारे पास यहाँ पे सबसे छोटी घात 3 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3, ठीक है। तो इसका HCF जो होगा वो 6 होगा। यहाँ तक समझ में आया सबको बात, ठीक है। अब हम चेक करेंगे क्या LCM। LCM हमारे पास क्या होगा, LCM होगा हमारे पास जो कॉमन है उसमें सबसे बड़ी घात लेंगे, ठीक है। तो कॉमन क्या है 2, 2 में सबसे बड़ी घात क्या है 4, तो 2 की घात 4 गुणा 3 में कॉमन क्या है 3, तो कॉमन है 3 में सबसे बड़ी घात क्या है हमारे पास 3, तो यहाँ पे होगा 3 की घात 3 और गुणा में 7, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा 27 और ये 7, तो ये 16 7 कितना हो जाएगा 6 7 42 112, है ना। हाँ 16 7 112, 112 को हम कितने से गुणा कर लेंगे 27 से गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं एक बार करके देख लेता हूँ, 112 गुणा 27 सॉरी 7 दूनी 14 कितना होगा ये 7 दूनी 14 और 1 7 एकम 7 और 1 ये 8 और ये 7 784। 2 की मैंने गड़बड़ तो नहीं किया कहीं पे, तो यहाँ पे हम देखेंगे 2 की घात 4, ठीक है 2 की घात 4 हो गया, 3 की घात 3 हो गया और ये गुणा 7 है, ये सही तो सही। यहाँ पे देखते हैं 2 एकम 2 बच गया कितना 13, 2 6 के 12 1 8, ठीक है। 2 को 8 और 4 हो गया, 2 को 42 हो गया, 2 को 21 हो गया, ठीक है। 2 की घात 4 हो गया यहाँ पे और 3 हो गया 7 हो गया, ठीक है सब। यहाँ पे 2 को 27, 3 को 7 9 3 3 1 है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से HCF निकालते हैं, HCF हमारा ठीक है 6 हो गया। यहाँ पे LCM निकालेंगे तो 2 की घात 4 हो गया, 3 की घात 3 हो गया, गुणा एक बार 7 हो गया। तो यहाँ से 2 की घात 4 हमारे पास क्या होगा 16 और 16 7 कितना हो गया, हाँ सही है सब कुछ। तो 112 को हम किससे गुणा कर लेंगे 27 से गुणा कर लेंगे। 7 दूनी 14, 1 7 एकम 7 और 1 8 7, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2, यहाँ पे बच गया 4 8 और 4 12, 1 7 और 2 9 और 1 10 और ये 3 30 24 हमारा यहाँ पे क्या होगा LCM होगा, ठीक है। 30 24 हमने ये LCM निकाल दिया। अब इसी फॉर्मूले से इसकी जांच कर लेंगे। जांच करेंगे तो इन दो नंबर्स का गुणा मतलब 336 और गुणा में 54 और वो बराबर किसके होगा 6 गुणा 3 0 2 4। अब गुणा करके देख लेना, गुणा वही आएगा जो इनका गुणा होगा वो इनका गुणा होगा। तो डायरेक्ट मैं इनका गुणा कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट इनका गुणा कर देता हूँ, आप इनका खुद कर लेना, ठीक है। तो ये होगा 6 चौके 24, 2 6 दूनी 12, 2 14 और ये 14 और ये 36 18, 18 144 का गुणा होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये हमारा
प्रश्न नंबर 2 प्रश्नावली 1.2 का हमने कंप्लीट किया। अब इससे हम अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 3 वो देख लेते हैं। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। आइए अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों भाग देखेंगे। इनको देखने से पहले हम प्रश्न नंबर 2 पे चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमने दो संख्याओं के HCF और LCM कैसे निकालते हैं हमने वो सीखा था। ठीक है, अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 में 2 की बजाय 3 संख्याएं हमारे पास हैं, उनका HCF और LCM कैसे निकालेंगे। चलिए देख लेते हैं एक बार प्रश्न नंबर 3 में। तो यहीं पे वही तरीका होगा, इनके अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे तीनों के, मतलब यहाँ पे 12 के बनाएंगे, बनेगा 2 6 2 3 3 1। 15 के बनाएंगे 3 5 5 1। 21 के बनाएंगे 3 7 7 1। ठीक है, लिख लेंगे इन तीनों के, यहाँ पे लिख लेंगे 12 के गुणनखंड जो होंगे हमारे पास 2 की घात 2 गुणा 3 गुणा 1। 15 के लिख लेंगे, 15 के हमारे पास होंगे 3 गुणा 5 गुणा 1। और 21 के लिख लेंगे, 21 के लिख लेंगे 3 गुणा 7 गुणा 1। ठीक है, ऐसे हमने इनके क्या बना लिए, अभाज्य गुणनखंड। HCF निकालने का तरीका वही है, पहले हम दो संख्याओं के बीच निकाल रहे थे, अब 3 संख्याओं के बीच निकालेंगे। तरीका वही है HCF निकालने का। देख लेते हैं HCF कैसे निकलेगा। यहाँ से HCF तीनों संख्याओं में जो कॉमन है, क्या कॉमन है हमारे पास, ये तीनों संख्याओं में कॉमन है। और जो सबसे छोटी घात है, क्या है, तीनों की घात 1 1 है, तो सबसे छोटी घात हमारे पास 1 ही होगी, तो वो 1 हम लिख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, HCF होगा 3। ठीक है, अब निकालेंगे LCM। LCM कैसे निकालेंगे, LCM निकालेंगे जो कॉमन है उसकी सबसे बड़ी घात। तो जो कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन है हमारे पास 3, और 3 में सबसे बड़ी घात हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 में सबसे बड़ी घात है हमारे पास 1 ही है, तो मतलब LCM में 3 की सबसे बड़ी घात लिखेंगे तुम, और जो संख्याएं बच गई उनको एक एक बार लिख देंगे, मतलब 2 की घात 2 बच गया हमारे पास, गुणा 5 बच गया, गुणा 7 बच गया। अब इसको लिख लेंगे कैसे, 2 की घात 2 यानी कि 4 4 5 20 20 3 60 और 6 7 42, 420 यहाँ पे LCM हो गया। अब बस यही निकालना था हमें। ठीक है, ऐसे कर लेंगे। अब इस तरह से इसको भी कर लेंगे हम। 17 के 17 तो पूछिएगा अभाज्य गुणनखंड है, तो फिर भी इसके निकाल लेते हैं हम। 17 1। 23 के भी ऐसे ही निकाल लेंगे, 23 1। 29 के भी ऐसे ही निकाल लेंगे, 29 भी खुद एक अभाज्य संख्या है 1। ठीक है, ऐसे हम इनके निकाल लेंगे। और अब इनको लिख देंगे, 17 के लिखेंगे तो 17 को लिखेंगे 17 गुणा 1, और यहाँ पे लिखेंगे 23 को लिखेंगे तो ये यहाँ पे होगा 23 गुणा 1, और यहाँ पे लिखेंगे 29 को लिखेंगे 29 गुणा 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम वही HCF निकालेंगे। HCF में देख लेंगे जो कॉमन है उसमें सबसे छोटी घात। तो कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन है हमारे पास 1 1, तो 1 ही होगा, चलो HCF तो होगा हमारे पास 1। LCM क्या होगा, LCM जो कॉमन है उसमें सबसे बड़ी घात 1, तो 1 तो है ही, और बाकी जो संख्याएं बच गई हमारे पास, बाकी जो संख्याएं बच गई उनको एक एक बार लिख लेंगे। मीन्स दैट 17 गुणा 23 गुणा 29। हम लोग एक बार इनका मल्टीपल कर लेंगे, यहाँ पे करके देख लेते हैं मल्टीपल। यहाँ पे करके देख लेते हैं, मल्टीपल होगा 7 3 21, 2 7 दूने 14 और 2 16, और ये हमारा 23 1, और ये 9, और ये 391 को फिर हम 29 से करेंगे। 9 1 कम 9, 9 9 में 81 का 1 8, 9 3 27, 27 और 3 30, 30 और 5 35,
गुणा ये हो गया 2, 9 दूनी 18, 1 3 दूनी 6 और 1 7, हो जाएगा 9 3 9 और 8 13 और ये 7 और 3 11, 11 339 यहाँ पे क्या होगा हमारा 11 339 क्या होगा हमारा यहाँ पे एलसीएम होगा इसका। ठीक है, इसी तरह से हम प्रश्न नंबर 3 के भाग 3 को देख लेंगे और सेम तरीके से वो भी क्वेश्चन हम हल कर लेंगे। तो पहले 8 के बनाएंगे हम, 8 के बनाएंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 2 2 2 1। अब 9 के करेंगे हम तो यहाँ पे होगा क्या, डिवाइड करेंगे 3 से 1, 25 का कर लेंगे हम 5 5 का 5 से और ये फिर 5 और ये 1। हमने तीनों के अभाज्य गुणनखंड बना लिए। उसके बाद हम लिख लेंगे 8 को हम लिख लेंगे कैसे, 2 की घात 3 गुणा 1। 9 को लिख लेंगे 2 3 की घात 2 गुणा 1 और 25 को लिख लेंगे 5, 25 को लिख लेंगे 5 की घात 2 गुणा 1। अब यहाँ से हम HCF लिखेंगे। HCF करने का वही तरीका जो हम करते आ रहे हैं। तो HCF होगा हमारे पास क्या, HCF तो तीनों में एक ही है। एक LCM देखेंगे, LCM देखेंगे तो 2 की घात 3 हमारे पास कितना होगा, 2 की घात 3 8 गुणा 9 और गुणा 25, 25 8 200, 200 निमा 1800। बात आई समझ में। ऐसे करके हम HCF और LCM तीनों संख्याओं के ऐसे निकालेंगे। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हम जो प्रश्न नंबर 2 में जिस फॉर्मूले का यूज कर रहे थे उसी फॉर्मूले के यूज से प्रश्न नंबर 4 को हल करेंगे। चलिए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। आइए अब हम लोग प्रश्न नंबर 4 प्रश्नावली 1.2 का हल करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे होगा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया क्या है कि दो नंबर्स का, एक तो ये नंबर और एक ये नंबर, इन दोनों नंबर्स का HCF हमारे पास 9 है और इन्हीं दोनों नंबर का LCM हमें निकालना है। हमने प्रश्न नंबर 2 में एक फॉर्मूला यूज किया था जो कि HCF और दो नंबर का HCF और LCM जांच करने का। ठीक है, तो उसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या था, वो था 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो हमारा HCF गुणा LCM के बराबर होगा। ठीक है, और हमें HCF कितना दे रखा है 9, LCM हमें निकालना है और दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 306 गुणा 657 का यहाँ पे दे रखा है हमें। तो लिख लेंगे यहाँ पे सबसे पहले करेंगे क्या, 306 गुणा 657 और वो बराबर किस पे होगा, बराबर होगा HCF गुणा LCM। HCF हमारे पास 9 दे रखा है और LCM हमें निकालना है। ठीक है, अब जो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड में। ठीक है, अब 9 से हम यहाँ पे इसको कट कर लेंगे। 9 तो 27, 27 9 चौके 36। अब 657 को 57 और 34 का 7 चौके 28, 28 तो 5 चौके 20 तो 22 तो 6 चौके 24 और 2 26, 7 तिया 21 तो 5 तिया 15 और 2 17, 1 6 तिया 18 और 1 19। यहाँ से बचेगा 8 3 3 9 2 11 और 1 12 और ये 22 338। तो यहाँ पे
एलसीएम जो होगा हमारा वो होगा 22,338। समझ में आई ये बात? हमने क्वेश्चन कर लिए यहाँ पे पूरे 4 तक हमने क्वेश्चन कर लिए। अब आगे वाले क्वेश्चन वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, वीडियो को ध्यान में रखते हुए हम अगले वाले क्वेश्चन अगली वाली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए हम ये 4 क्वेश्चन करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर जो भी आपको डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा। अगर टाइम मिला हमें तो हम ज़रूर से ज़रूर आपका डाउट सॉल्व करेंगे, आपके कॉन्सेप्ट को और पक्का करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।